सभी को नमस्कार। दोस्तों, हम लोग आज भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 2, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर केवल ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिससे सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। बीते हुए दशकों से 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय में हमको निम्न बातों का ज्ञान होगा: भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। ठीक है, ये जानने का हमको मौका मिलेगा। अधिकारों का महत्व: 1982 में एशियाई खेलों में से पहले निर्माण करने के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और उसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री मजदूरों की भर्ती की, लेकिन उन्हें काम करने की शर्तें खराब थी। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और उन्होंने दलील दी कि तय की गई मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह उन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तय मजदूरी दिलाए। ठीक है, मचन लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया था तब वह 32 वर्ष का था। लालुंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया। चिकित्सा के लिए उसे तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने उसे जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 में और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचन लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा। इस दौरान उसे मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य के बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसे मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मानना था कि वह स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो मचल लालुंग का मामला जो है उस स्थिति का संकेत करता है कि जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार, तो संविधान ने तो अधिकार दिया है लेकिन वह अधिकार व्यवहार में नहीं है। अब लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता? यदि निर्माण करने वाला ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता? इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली
जिसके भी हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों के कारण उन मजदूरों को भी न्याय मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र। तो अधिकारों का घोषणा पत्र जो है बाबू, ये हम लोगों का आता है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, ये सूचीबद्ध है। तो जैसे समता का अधिकार 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है, और 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 में क्या है, स्वतंत्रता के विरुद्ध मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और जो 25, 26, 27, 28 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 29 और 30 जो है उसमें संस्कृत के शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। ठीक है, जो भी आपकी संस्कृति है उससे शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। और अनुच्छेद 32 जो है ना, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया ना कि मतलब ये जो अधिकारों का घोषणा पत्र है ये 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन समता का अधिकार 14 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में अधिकार और उन्हें लागू किए जाने वाले महत्वों का पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों का संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर वह उपचार सुनिश्चित करता है। संवैधानिक अधिकारों के अधिकार को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मान लीजिए विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, ये लोग आपके ये बड़े पदों पर रहने वाले लोग हैं, मतलब जो भी बड़े पदों पर रहने वाले पदाधिकारी हैं वो आपके अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बच्चा कहता है, मैं समझ गया, अधिकारों का घोषणा पत्र वह वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है ना। ये बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क करके कि जो हमारे अधिकार हैं वो एक तरीके से जैसे वारंटी कार्ड होता है ना, कि आपका अगर फैन गड़बड़ हो जाता है तो उसको वारंटी कार्ड मिलता है सुरक्षा करने के लिए या उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है बच्चा, वही बोला है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो जो अपने फंडामेंटल राइट है ना बाबू, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और उनकी मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर भी राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई थी, यानी कि फंडामेंटल राइट कहा गया। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकार को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों को गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून
बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस अध्याय में देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी मतलब संशोधन करना पड़ता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों को कि हनन को रोकने की शक्ति और उत्तरदायित्व तो न्यायपालिका के पास है। विधायिका तथा कार्यपालिका किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि फंडामेंटल राइट्स जो है बाबू, ये ऐसे नहीं है कि असीमित हैं, इनकी भी एक सीमाएं हैं और जरूरत पड़ने पर इनका भी प्रतिबंध लगाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब तक बनाया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उनके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका के प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न हैं, जैसे गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा समुदाय का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुँचे क्या समझे, ये हेडिंग दिया हुआ है, कहाँ पहुँचे क्या समझे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से करें। उन अधिकारों की एक सूची बनाएं जो दोनों संविधान में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हो पर भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हों और भारतीय संविधान में निहित माने जाते हों, ऐसे अधिकारों की एक सूची बनाइए। समता का अधिकार। ठीक है, तो 14 से 18 अपने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 से 18 जो है बाबू ना, ये समता का अधिकार के अंतर्गत आता है। निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, पर ऐसे बातें होती रहती हैं, आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? क्या उनमें आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उसे चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि समता का अधिकार के अंतर्गत सामाजिक भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 सदस्य को यह आदेश दिया गया कि वह आगे के समाचार ना पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो यहाँ पे स्त्री पुरुष असमानता की बात कर रहे हैं। ये भारत का संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समता का अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं बाबू, वो उनको 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं,
और ये पूछे जाते हैं कि समता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद कितने में समता के अधिकार का वर्णन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किससे अनुच्छेद में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। ये कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकान, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत, यानी कि जो सरनेम लगा होता है उसका अंत जो है ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे कुछ लोग अपने नाम के आगे कुछ बड़े बड़े टाइटल लगाते थे, उसको हटाने का ये बात कर रहे हैं। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार बाबू 19 से लेके 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का, संगठित होने का, ठीक है, करने का और संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, और किसी भी पेशा चुनने, व्यापार करने या अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों को सजा पाने के अधिकार, ये सब बाबू स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। मानव में दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर, दुर्व्यवहार या दुर्व्यापार और मधुआ मजदूरी पर रोक, ये शोषण के विरुद्ध अंतर्गत आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत आता है। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के अंतर्गत आता है। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों में प्रतिबंध, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। बाकी पढ़ते हैं। पांचवा, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों स्थापित करने का अधिकार। तो अनुच्छेद ये आता है अपना संवैधानिक सांस्कृतिक और संरक्षण के लिए, तो ये आता है बाबू 29-30 के अंतर्गत। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आता है अपना अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 32 में हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का मतलब उपचार कराने का, आपके पास कहीं भी आप जाके उपचार करा सकते हैं, ये आपको दिया गया है उपचारों का अधिकार। ठीक है। ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण है। एक जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने का प्रयास करता है। वह सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटलों, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यह उपयुक्त आधार पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा स्वरूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों के समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता, जो संविधान की प्रस्तावना है ना बाबू,
उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, और वो प्रस्तावना के अंतर्गत जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा भारत की संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। हर बुक के पहले पेज पे लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16। इस अनुच्छेद कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों की किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों का आरक्षण के प्रावधान को करने से नहीं रोकेगी। ये लिखा अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज के अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चे महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपने संभवतः आश्चर्य भी होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यदि आप संविधान की भावना देखेंगे तो अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। तो बाबू संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना कि हम सब लोग समता के आधार पे करेंगे। तो अवसरों की समानता की जो बात कर रहे हैं ना, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जो समाज से मतलब कटा हुआ व्यक्ति है, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं बह रहा है, जिसके पास संसाधनों का अभाव है, उसको आरक्षण देना तो जरूरी है कि चूंकि वह अवसर की समानता में आ सके, उसके लिए उसको अवसर देना जरूरी है, उसको आरक्षण देना जरूरी है। देखिए कह रहा है कि आप एक न्यायाधीश हैं। आपको उड़ीसा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुष ने एक प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके अनुसार उसे उच्च जातियों के विवाहोत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्टकार्ड लिखने वालों के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन उठाने, बर्तन मांजने की परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इस सरकार को क्या करने का आदेश देंगे। तो ठीक है बाबू, समता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत कि मतलब परंपरागत पीढ़ियों से कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो आज करने से मना कर रहा है ना कि हम आज ये काम नहीं करेंगे, तो आप उसको मतलब उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं उसके साथ में कि नहीं तुमको करना ही है, करना है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो दैहिक स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जो है उसका संरक्षण करता है अनुच्छेद 21, ठीक है।
स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी लोकतंत्र में समानता और समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाज़त दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित रह जाएंगे। यह स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू कि आपकी स्वतंत्रता एक सीमित है, कि मतलब आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, समस्या नहीं पैदा हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता 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 के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पालन करने के बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात को निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं, ठीक है। गिरफ्तार जो है, आपने जो गिरफ्तारी की है वो उचित है या नहीं, ये जज साहब निर्धारित करेंगे। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन का मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि उसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा अधिकारों का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को एक झोपड़ी और रोजी रोटी का भी अधिकार है। उसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो झोपड़ी मतलब बाबू रहना और रोजी रोटी मतलब आजीविका की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक जो आ रहे हैं ना, निवारक निरोध या नजरबंदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपराध भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी काम करने वाला है। फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः उसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि कानून में कुछ ऐसा सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध किसी कारण के इसे दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। तो बाबू ये जो निवारक नज़रबंदी है ना, निरोध, इसके अंतर्गत मतलब कोई भी आपको लगता है ना कि अगर कोई सरकार को अगर लगता है कि ये व्यक्ति कोई गैर कानूनी करने वाला है, इससे पहले कि ये कोई बड़ा काम कर दे जिसे जान माल की हानि हो रही है, तो उसको पहले ही सरकार गिरफ्तार कर लेगी। या फिर ऐसा भी कहीं देश विरोधी गतिविधि हो रहा है या कहीं लगता है कि ये इस व्यक्ति के भाषण से या ये व्यक्ति शांति भंग करने वाला है या दंगा फसाद कराने वाला है, तो उसको सरकार गिरफ्तार कर लेती है। और इसका उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो धारा 370 की बात हुई थी, जब हटाने की बात हुई थी, तो कश्मीर से बहुत सारे नेताओं को नज़रबंद किया गया था। जैसे फारूक अब्दुल्ला को गायब कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए।
ठीक है, तो ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य स्वतंत्रताएं, आप आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों को एक साथ प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में किसी भी व्यक्ति ने कुछ सदस्यों के अधिकारों को प्रतिबंध करने पर अपना असंतोष जताया था। ठीक है, अधिकारों पर जब प्रतिबंध हो रहा था तो कुछ लोग इसका असंतोष जताए थे। तो हम लोग बात करते हैं सोमनाथ लाहिड़ी, संविधान सभा के बाद विवाद खंड 3 में, पृष्ठ संख्या 404, 29 अप्रैल 1947 में। ठीक है, तो राजेंद्र लाहिड़ी साहब ने क्या कहा है, ये सोमनाथ लाहिड़ी साहब ने क्या कहा है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकारों के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? क्या प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है? आरोपी या अभियुक्त के अधिकार, ठीक है, जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके क्या अधिकार हैं? हमारा संविधान यह भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन लोगों के विभिन्न अपराधों के आरोप हैं। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर किसी का अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरा, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख के अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कोई मजबूर नहीं किया जा सकता है या बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं, लेकिन या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से हम शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार से शोषण का संविधान लगाता है। शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्टों पे काम करने के लिए बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून द्वारा दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप किसी से फ्री में मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, उसने आपसे ब्याज में पैसा लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका फ्री में जो है उसका शोषण करेंगे। ठीक है, संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है बाबू ना कि अपने पसंद का जो भी आपका धर्म है, जिसको आप पसंद करते हो, आप किसी भी धर्म में आ सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता
इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देशों की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों ने अपने धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला या विवश किया कि उन्हें शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र में आपकी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब मेन लीडर है वो चाहे कि अगर पूरा देश एक ही धर्म का हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है आपका जो भी धर्म है, आप जिसमें भी धर्म में रहना चाहते हो, आपका मन है, आप हिंदू हैं मुस्लिम बनना चाहते हैं तो मुस्लिम बन सकते हैं। आप मुस्लिम हैं, आपको हिंदू धर्म बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आ सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, ठीक है, सिख बन सकते हैं, जो भी आपका धर्म आपको मन करे आप उस तरीके से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है। ठीक है, आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है या समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय भी ले सकता है, वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को आबाद रूप से मानने और उसका आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का नियंत्रण लगाने के विभिन्न धर्मों से मानने वाले और सरकार के बीच में अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलाप पर सरकार नियंत्रण करती है या लगाती है, तो उस समुदाय के लोग वह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इससे लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचना प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरे को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि आप जो भी जो भी आपको धर्म अच्छा लगता है आप उस धर्म के अंतर्गत रह सकते हैं। लेकिन धर्म की कुछ नियम कानून है जो संविधान के दायरे में आते हैं, उस संविधान उसको सीमित करके रखा है। ज़रूरत पड़ने पर संविधान उस पर लागू करती है, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, एक से ज़्यादा मानव बलि या एक से ज़्यादा विवाह प्रथा। अभी आपने देखा होगा कि 3 तलाक वाले मुद्दे पर सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और 3 तलाक वाले मुद्दे को हटाया। तो करंट में उदाहरण ये चल रहा है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी धर्मों की समानता यानी कि धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है,
भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में न तो किसी का धर्म का प्रचार किया गया है, न कोई धार्मिक शिक्षा दी गई है और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म की वरीयता दी जाएगी। उन प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज में कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उन्हें काफ़ी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ सदस्यों के कुछ समुदाय छोटे और कुछ समुदाय बड़े हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर भी किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसा अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने के लिए सरकार के इस मामले पर आधार या भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रतिबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार जिसको चाहे उसको बंद कर देगी, अल्पसंख्यक समाज को बंद कर देगी, ऐसा नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बाबू, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं। ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे व्यवहार में लाया जा सके, उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है बापू, ना कि उसको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि केवल किताबों में लिख देना। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया गया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा का भी संज्ञा दिया। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है, अनुच्छेद 32 को। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार से विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। ठीक है, जब न्यायालय कहीं विशेष रूप से अधिकार देने की बात करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको आदेश देता है तो उसे कहते हैं बाबू रिट जारी करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिट जो है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे कि रिट कौन कौन से रिट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला रिट दिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, इच्छा अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। तो ये बहुत ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश दे सकती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को
गलत तरीके से अरेस्ट किया गया तो उसे न्यायालय कहेगी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अनेक कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, उसके किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, ठीक है, उसके नए काम करने से, तो सरकार तो न्यायालय क्या करती है, परमादेश देती है। निषेध आदेश यानी कि रोकने का आदेश बाबू, तो रोकने का आदेश की बात कर रहे हैं ये, तो निषेध आदेश या रोकने के आदेश की बात कर रहे हैं कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकती है, इसे निषेध आदेश जारी करती है, ठीक है। तो मतलब निचली अदालत अगर अपने दायरे से बढ़ करके कोई फैसला सुनाती है तो उसे सरकार रोकती है, ठीक है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको रोक देता है कि नहीं, ये आपके दायरे में नहीं आता है, ठीक है। अधिकार प्रेक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रेक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है, ठीक है। उत्प्रेषण रिट, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उनसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालत में या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। बाद में इस अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाएं का भी निर्माण किया गया है। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यक, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं बाबू हम लोग पैराग्राफ में ये जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी यानी कि PUCL या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। अन्य प्रतिप्रेक्षण में इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिसका किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव में रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि मानवाधिकार का जो आयोग बनेगा उसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक पहले मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है, और किसी उच्च न्यायालय का पहले के रह चुके मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है, तथा मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और लोग सदस्य होंगे, ठीक है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल या उस किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका जांच कर सकता है। जेल में बंदियों तथा स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध के प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियाँ, ठीक है, जो जबरदस्ती करती है, पुलिस कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित है। मानवाधिकार का आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब के युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा है। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपने जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये DPSP भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 36 से 51। संविधान निर्माताओं को ज्ञात था कि भारतीय संविधान को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अनुसार उन समस्याओं का हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जारी थे, लेकिन वही संविधान इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहता था। संविधान के कुछ निर्देशक तत्वों का
समावेश तो किया गया है, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद विवाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्तियां हैं वह सरकार को बाध्य करेंगी, लेकिन सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे लोग ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की सूची, उसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। और तीसरा, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देश के देखने से नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। अनेक जिम्मेदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्रियों का अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास पर शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कराने, रोजगार गारंटी के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के मिड डे मील यानी कि एमडीएम, दोपहर में भोजन की योजना आदि सम्मिलित है। यानी कि पुष्टाहार की बात कर रहे हैं, ये एमडीएम जो चलता है बच्चों का। ठीक है, तो ये सब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1951 के अंतर्गत आता है। 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों में 1976 में ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया। इसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। ठीक है, नागरिकों के रूप में मतलब लिया गया है, लेकिन संविधान उसको बहुत ही कड़ा से लागू नहीं करने के लिए कहा है। ठीक है, संविधान वहाँ पे आदेश नहीं दिया है, मौन है वहाँ पे। ठीक है, नागरिकों के रूप में हमें संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों को भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर उनकी शर्तों पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है। इस दृष्टि से संविधान के मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मौलिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के क्या है, कोटिपूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर ये रहा ना, मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। ठीक है, अधिकारों को संरक्षित करते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभार जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की प्रयास करती है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। वह समस्या तब पैदा होती है जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया था। इस विरोध पर इस आधार पर किया गया था कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या होता है, लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, हर सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया गया।
ठीक है। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका में इस प्रकार परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता की थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकतर बाधक हैं, और दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर उससे तुलना किया जाए नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि फंडामेंटल राइट राजनीति के साधन है, जबकि डीपीएसपी यानी कि जो है नीति निर्देशक तत्व क्या है, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के साधन है। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत कि उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, और ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है वो कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। पर्याप्त जीवन यापन, महिला और पुरुषों को समान करने में समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा के लिए। ठीक है, और नीतियां क्या है, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना और उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन देना। ये नीतियां आती हैं किसके अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ये देखिए बच्चा कहता है मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें कहने का क्या मतलब है यदि उसे किसी न्यायालय में लागू ही नहीं किया जा सकता है, तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय से लागू नहीं है। तो उसी पे ये बच्चा कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य संबंधों पर उठे विवाद देखिए यहाँ पे बात संपत्ति के अधिकार में। ठीक है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। मूल संविधान की संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, 1950 में भी सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिसमें संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लागू लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। ठीक है, आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंध करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। अपनी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने में क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और जटिल वाद विवाद को जन्म दिया, वह संविधान के संशोधन में संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण केशवानंद भारती मुकदमे के लिए निर्णय से समाप्त हुआ। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और जैसे इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसे हम 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए जहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है, वार्ड सदस्य खातून को दबंगों ने कालिक पोत कर घुमाया। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है, डायन कहकर यातना देने वाले कि अब कोई खैर नहीं। दलित फैमिली फाइनली गेट सम रेस्पाइट फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
निष्कर्ष में लिखा हुआ है, महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, जो 1827 से लेकर 1990 तक जिनका जीवन रहा, की रचना में हमें सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ तथा इस संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में यह लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 में न्यायपालिका ने अधिकारों के एक महत्वपूर्ण संरक्षण की भूमिका निभाई है। न्यायिक व्यवस्था ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं। अधिकार सरकार के कार्य पर प्रतिबंध लगाते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। ठीक है बाबू, तो ये लाइन जो है ना, अधिकार सरकार के कार्य पर प्रतिबंध लगाते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरीके से आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।